यही वह बोधिसत्व हो सकता है जो 2500 साल के बाद जम्बूद्वीप में फिर से उत्पन्न होंगे और ये धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने यह धम्म चक्र को गतिमान किया था। अब यह दिन बदलने का नहीं है। किसी बोधिसत्व ने इतनी बड़ी तादाद में 3 शरणों में और 5 सिरों में प्रतिष्ठित नहीं कर सके। ऐसे अनेक पंढरपुर में निर्माण करूंगा जो टूटे हुए मनों को जोड़ेंगे, टूटे हुए लोगों के मन को जोड़ेंगे। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान ने स्वाख्यात किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और भगवान का अरिय सावक संघ, प्रथमतः इन तीनों शरणों को अभिवादन करते हुए जिन जिन महानुभावों ने भगवान की इस शुद्ध वाणी को शुद्ध रूप से सुरक्षा ही नहीं बल्कि उसका संवर्धन किया, जिन जिन ऐसे महानुभावों ने, युग पुरुषों ने इस बुद्ध वाणी को, धर्म की वाणी को सुरक्षित रखा। प्रथम संगायन के भगवान के महापरिनिब्बाण के 3 महीने बाद जो प्रथम संगायन के शिल्पकार, प्रथम संगायन के सभापति पूज्य वदंत महाकाश्यप महाथेर से लेकर के बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो छठे संगायन के, जहाँ छठे संगायन के जो प्रमुख जो शिल्प थे, जो प्रमुख भारत के, जहाँ पुरातन यह नाम जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप के यह नए द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला को मजबूत करने वाले, द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला जो कोई देवों वत्सतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोकों च राजा भवतु धम्मिको। कोई राजा धार्मिक हो तो राजा धार्मिक कैसे होगा? जब तक कि कोई राजा धार्मिक नहीं होता तो लोगों की आज़ादी केवल कल्पना में रहती है, कल्पना में, यहाँ तक वास्तवता में छूती नहीं। इस जम्बूद्वीप में जैसे ये भारत, इस देश का नाम संविधान के मुताबिक, भारतीय संविधान के मुताबिक, जो इस देश का नाम इंडिया, ये भारत, भला जो जैसे जैसे इस देश की जैसे स्थितियां बदलती गई, जो जो तब्दीलियां हुई, जो जो बदलाव आए, उस बदलाव में बहुत सारे विश्व में जितनी सारी हलचलें हुए, विश्व में जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होने लगा, सरमायादारी नष्ट होने लगी, ध्वस्त होने लगी, जैसे जैसे उत्पादन के संसाधन जो होते उसके आधार पर
जैसे जैसे नए नए उत्पादन के संसाधन आ जाते हैं तो नए नए उत्पादन के आधार पर उत्पादन के साधन के आधार पर उत्पादन संबंधों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। उत्पादन संबंधों में जैसे जैसे तब्दीली आती है तो पुरानी पद्धति, एक उत्पादन की पद्धति, वह नया मोड़ लेते हुए पुरानी पद्धति ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है ऐसे काल में, और नई उत्पादन की पद्धति सामने आ जाती है। तो जिसे एक पुरातन समाज व्यवस्था नष्ट होकर के नई समाज व्यवस्था का आरूढ़ होना स्वाभाविक हो ही जाता है। तो इसी तरह ये सरमायादारी जब यहाँ 1600 ईस्वी सन 1600 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति हुई, न जानिए पूंजीवाद यह पनप गया। पूंजीवाद, ये पूंजी, कैपिटल, न जाने कैपिटल के विषय में जो उस समय के अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग अर्थशास्त्री थे, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी आर्थिक विश्लेषण की करने की कोशिश की अलग अलग समाज व्यवस्थाओं की पूरे विश्व के स्तर पर, जिसमें कार्ल मार्क्स भी ऐसे तत्वज्ञानी हुए। सरप्लस वैल्यू बड़े बड़े खंडों में लिखा है, ये कैपिटल ये बड़े बड़े खंडों में लिखा है। तो पूंजीवाद के विकास के विषय में जहाँ न जाने यह पूरे समाज का इतिहास, यह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। उनका सैद्धांतिक जो बेस, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, वैज्ञानिक समाजवाद की धारणाओं को मजबूत करते हुए स्टेटलेस सोसाइटी यानी वर्ग विहीन समाज व्यवस्था का निर्माण हो करके मनुष्य का सभी प्रकार का दुख, सभी प्रकार का शोषण बंद हो और ऐसे समाज कायम हो जो एक दूसरे का शोषण नहीं कर सके, एक दूसरे को दुख नहीं दे सके। इस प्रकार की धारणा को कार्ल मार्क्स जैसे एक विद्वान ने ये मनुष्य के आज़ादी के विषय में, मनुष्य समाज के आज़ादी के विषय में इन सारी बातों को दोहराया। कही है कि जब तक ये पूंजीवाद का खात्मा नहीं होता तब तक के यह अब ये जनवाद की जो बातें चल रही है, पूंजीवाद में भी जनवादी या सुधारवादी जो प्रपंच होता है, उदारतावाद का जो उनकी पॉलिसी होती है, तो इसके आधार पर कई कई ऐसे समाज की सुधारणाएं होती है। और वह जो भी अलग अलग पूंजीवादी जो शासन करता लोग हैं, वो तो पूंजीवादी शासन को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सुधार लाना चाहते हैं। तो पूंजीवादी समाज व्यवस्था को सुधार लाने से मूलतः बदलाव नहीं आता। लोगों के बीच की जो अमीरी और गरीबी की सीमा रेखाओं को मिटा नहीं जा सकता, जड़ से मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने जो वर्ग संघर्ष की भूमिकाओं को, ऐतिहासिक भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए ये समाज जैसे गुलामी समाज, मालिकों का और गुलामों का वर्ग, मध्ययुगीन जो समाज जो भूदासों का और सरमायादारों का, और ये आधुनिक जैसे 1600 में आधुनिक जहाँ पूंजीवाद की यह औद्योगिक जो क्रांति हुई और एक तरफ मजदूर और दूसरी तरफ पूंजीपति, इस तरह यह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। इन बातों को स्पष्ट किया और न जाने जैसे जैसे इस पर जो कोशिश हुई, अलग अलग ये समाजवाद की जो कॉन्सेप्ट है, चार्ल्स फूरिये हो और अनन्य जो काल्पनिक समाजवाद की स्थापना करने वाले और भी अनन्य जो विद्वान हैं, जो अलग अलग लोग शोषण विहीन समाज की ये काल्पनिक बातों को सामने रखा करते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान ऐसे मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता मिले ताकि उसका शोषण ना हो, शोषण की सारी प्रक्रिया खत्म हो, सही मायने में तभी कोई व्यक्ति, समाज आज़ाद हो सकता है। स्वतंत्रता सही मायने में तभी मिल सकती है जब सभी प्रकार का शोषण बंद हो जाता है। आर्थिक शोषण ये तो नाड़ियाँ होती है समाज की, क्योंकि जब पूंजीवाद में हम देखते हैं तो पूंजीवाद में जो अलग अलग संसाधन ये कल कारखाने विकसित हुए तो उसमें पूंजी यह हथियार हो गया। पूंजी वैसे तो देखा गया कि भारत के अंदर, इस जम्बूद्वीप के अंदर हमें भी ये त्रिपिटक में यह देखने को मिलता है कि आज़ादी की ये जो ललकार है, आज़ादी की यह प्रेरणा है, आज़ादी की जड़ है ना, जो कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध होते हैं ना, सम्यक संबुद्ध होते हैं ना, तो आज़ादी की जड़, सभी प्रकार की जड़ों को हाथ ऐसे डालते हैं ताकि यह दास शूद्रों की गुलामी के खिलाफ, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो लड़ाई विश्व की दुनिया से जितनी सारी लड़ाइयाँ हुई, अरे क्या तुलना कर सकते हैं।
जो वर्णविहीन समाज की स्थापना को, वर्णविहीन समाज की स्थापना के नेता ही यहाँ भगवान स्वयं सम्यक संबुद्ध थे, जिनके आधार पर वर्णविहीन समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ। पुरातन जो दास शूद्रों की गुलामी थी, गुलामों का व्यापार चलता था, गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। इतनी गुलामी जो दुनिया में, विश्व में कहीं नहीं थी। तो गुलामियों का व्यापार, मनुष्य का खरीदी और बेचना यह उचित नहीं है। मनुष्य का यह मिथ्या आजीविका है। तो मिथ्या आजीविका को नकारते हुए ये स्वतंत्रता की बात है, सही माने मनुष्यता की आज़ादी की बात है, मानव जीवन की आज़ादी की बात है, सम्यक संबुद्ध ने कही। अब तो न जाने, अब धीरे धीरे समाज बदलता गया, वर्णविहीन समाज निर्माण हुआ, और न जाने भारत में कितने सारे ऐसे अंधेपन में लोग, जहाँ सम्राट अशोक, देवानाम पियदस्सी, ये जो धार्मिक 10 राजे हुए, 10 राजा, जो सम्राट आखिरी का सम्राट बृहद्रथ, उस तक कितना सुख कर यहाँ पर राज चलता था, जिसे सुवर्ण का, ऐसे सुवर्ण भूमि समझी जाती थी, इसी भूमि को, जम्बू द्वीप को। फिर भी यहाँ पुष्यमित्र सिंह आए और यह सारी समाज व्यवस्था का तहस नहस हुआ, और फिर यह गंदे गली जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से टूट जाता है, ऐसी जाति व्यवस्था का निर्माण किया। और जाति व्यवस्था से यह एक एक आदमी इतना टूट चुका, इतना फूट चुका, जैसे वन कास्ट वन नेशन, एक जात एक राष्ट्र के समान इतनी दूरी हो गई। मनुष्य नहीं रहा, मानव जीवन कितना अंधा रहा, कितनी हानि हुई समाज की, कितनी मानव समाज की ग्लानि हुई, कितना अधःपतन हुआ। इतनी गंदी यह जाति प्रथा के ललकार यहाँ भारतवर्ष में अलग अलग जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो आंदोलन चला, यहाँ जम्बूद्वीप के अंदर, जहाँ उन्होंने ज़्यादातर, जहाँ जाति व्यवस्था के खिलाफ, जातियाँ टूटनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब के और भी कोई विद्वान हो भारत के अंदर के, वो जाति प्रथा जड़ से उसका मुकाबला कैसे जाए, जड़ से उसको नष्ट कैसे किया जाए। वो जो स्वयं वर्गवादी जो विचारधारा वाले हो, वर्ग संघर्ष की धाराओं को मानने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो, जो स्वयं मार्क्सवादी, लेनिनवादी या माओवादी कहलवाने वाले हो, वो तो अपने इस भारत भूमि में कामयाब नहीं रहे। अगर कामयाब होते तो यहाँ वहाँ सामाजिक परिवर्तन आ जाता, नहीं हुए। बाबा साहब के ये महात्मा फुले जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का यही जाति प्रथा के खिलाफ की लड़ाई, आंदोलन जो यशस्वी हुआ, जो इसीलिए यह पूंजीवाद के खिलाफ, अब यहाँ क्या पूंजी है, एक तरफ से देखते हैं कि भगवान के काल में ही यह जो करेंसी भी, जैसे मजदूरों को भी पूंजी दी जाती थी, इसका मतलब ही इंडिजीनियस कैपिटल की ये शुरुआत भगवान बुद्ध के काल में हुई थी। जब ये वेतन जो दिया जाता है, ये तो पैसों में दिया जाता है, तो ये पूंजीवादी रिश्ता हो गया। ये तो इंडिजीनियस यहाँ पूंजी डेवलप हो रही थी, फिर भी ऐसे विकृतीकरण आ गया यहाँ, ताकि एक, जैसे कॉमरेड शरद पाटिल कहते हैं, वर्ण, जाति और वर्ग संघर्ष का इतिहास है यहाँ पूरे। इसलिए बहुप्रवाही समाज धारा का जो इतिहास है, इसके विषय में जो ब्राह्मणी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, उसमें बहुत सारी, और दास शूद्रों की गुलामी, ये कॉमरेड शरद पाटिल, जिसमें मानव यहाँ जाति विहीन समाज व्यवस्था निर्माण कैसी हो। तो ये वर्ण, जाति और वर्ग संघर्ष के इतिहास की धारा को ये कॉमरेड शरद पाटिल बड़े ठीक ढंग से समझ में पाए, एक इंडोलॉजिस्ट के लेवल पर। यहाँ और भी अन्य जो वैज्ञानिक, कोई सामाजिक तत्ववेत्ता, इन बातों को समझ नहीं पाया। बाबा साहब तो जो ये अग्र रहे इन बातों को समझने के लिए। इसलिए यहाँ जो तथाकथित जो स्वतंत्रतावादी आंदोलन चला, जो 15 अगस्त को भारी मात्रा में बड़े हमको स्वतंत्रता मिली है ना, आज 68 साल हो रहे हैं, 68 साल। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ और यहाँ भारतीयों का जो शासन शुरू हुआ। तो ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ। न जाने इसकी वो जड़ें समझनी चाहिए कि आखिर यह बदलाव, यहाँ जो आर्थिक स्तर पर जो पूरे विश्व में कैसे बदलाव आया।
जो भी जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हुई, ये तो लड़ाई तो शोषण के लिए हुई, जमीन सारे विश्व को बांटने के लिए हुई। विश्व की जितने सारी धन दौलत है, अलग अलग गरीब देशों की जो लूट करनी थी, लूट खसोट करनी थी, ये तो लूट खसोट करने के लिए ही ये ऐसे लड़ाइयाँ होती है। तो इसे जहाँ जहाँ जो लड़ाइयाँ हुई, और मानव जाति की हानि ही हुई ना। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1939 से 1945 तक चला, यह 6 साल तक ये द्वितीय महायुद्ध चला, इसमें कितनी हानि हुई न जाने। वही जो अल्बर्ट जिसने ये अणुबम बनाया, अरे कैसे जंजाल में फंसने वाला आदमी, उनकी निंदा नहीं, बल्कि जहां यही 6 अगस्त को वो हिरोशिमा शहर पर जापान पर ऐसे बम गिराए, 9 तारीख को और दूसरा नागासाकी शहर पर बम गिराए। अभी भी वहां इतनी हानि हुई कि मनुष्य अभी भी पूर्ण रूप से उनका शरीर का एक एक अंग विकसित होने में कठिनाई आ जाती है। इतना गलत प्रभाव, इतना दूषित वातावरण हुआ अभी भी। फिर भी जैसे द्वितीय विश्व युद्ध चला और जो पूंजीपति देश, अभी तो इसमें पूंजी की जो कार्ल मार्क्स के समय में पूंजीवाद का जो विकास हुआ था, उनको क्या पता कि साम्राज्यवाद क्या होता है। ये लेनिन ने जो एक किताब लिखी, ये पूंजीवाद की चरम अवस्था को ही साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो उस समय वो साम्राज्यवाद विकसित ही नहीं हुआ था। जैसे जैसे साम्राज्यवाद विकसित होता है, पूंजीवाद की चरम अवस्था, विकास की चरम अवस्था जो होती है, उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। यह साम्राज्यवाद जैसे जैसे विकसित होता है, तो ये सारी तीसरी दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ सेना जाकर के अपनी मिलिट्री, अपने आदमी वहाँ पर रख करके प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की यही प्रणाली, जिसे वसाहतिक जो ऐसे पॉलिसी उनकी थी साम्राज्यवादियों की। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ भारत में आकर के राज किया, प्रत्यक्ष उनके मिलिट्री, उनके अधिकारी थे और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से राज करते थे, कॉलोनी थी। इसी तरह अंग्रेज साम्राज्यवादी और अनन्य साम्राज्यवादी, ये द्वितीय विश्व युद्ध में आम अंग्रेज साम्राज्यवादी कमजोर हुआ और यह जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डालने की प्रक्रिया हुई, तो उसमें अलग अलग शक्तियाँ उभर करके ये अंतर्राष्ट्रीय लूट खसोट करने के लिए यह अमेरिका सुपर पावर बन गया। और अमेरिका का यहाँ जो सुपर पावर वर्चस्व, जो पूरी दुनिया में जो हुकूमत, पूरी दुनिया में यह पूंजीवाद के एक चरम अवस्था के विकास, साम्राज्यवादी के रूप में यह नए सिरे से शोषण करने का ये नया तरीका अपनाया। क्योंकि वह तरीका अभी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर अपनी मिलिट्री लगा करके, वहाँ अपने जो अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग सूबेदारों को रख करके वहाँ पर प्रत्यक्ष राज करने की अभी आवश्यकता नहीं रही पूंजीवाद को। क्योंकि पूंजीवाद को अभी ये साम्राज्यवादी नीतियाँ ऐसे बदल दी, तो वहाँ उन्होंने पहली बार साम्राज्यवादी जहाँ जहाँ उन्होंने जागतिक बैंक का उत्पन्न किया, निर्माण किया, अंतर्राष्ट्रीय नाणे निधि, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को निर्माण किया, और अनन्य अंतर्राष्ट्रीय जो पैसे देने वाली जो अलग अलग एजेंसियां हैं, तो वो एजेंसियों को निर्माण किया। अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुई और अलग अलग शेयरों का ये बांटना, जिनका ज़्यादा शेयर वो उनका मालिक, उनकी हुकूमत ज़्यादा। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज साम्राज्यवादी कमजोर हुआ। ये भी अंग्रेज साम्राज्यवादी कमजोर हुआ, इससे अंग्रेजों को सुधरता नहीं था। जब कैपिटल जहाँ जहाँ जिनका कैपिटल अभी तो 65% केवल अमेरिका का, वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का कैपिटल लगा हुआ है, तो सारे शहर मुनाफा तो उन्हीं को ही जाएगा। इसी तरह ये 1945 के बाद पूरे विश्व में नई शोषण की प्रणालियों को आत्मसात कर लिए, और इसी तरह प्रत्यक्ष रूप से न जाकर के उन्हीं के देशों से उन्हीं की सरकारों को हाथ में पकड़ के, जैसे कोई नौकरशाह, उनके साम्राज्यवादियों के नौकरशाहों के रूप में, दलालों के रूप में उनके सरकारों से हाथ मिला करके वहीं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भेजना, और वहीं पर अलग अलग जहां जमीन कोई ऐसी जो लीज पर ले करके अलग अलग कंपनियां वहां पर आ करके जो कच्चा माल है, कच्चा यहाँ लेबर है, बड़ा सस्ता है। इसी तरह अलग अलग नए प्रकार का जिसको नए वसाहतिक यह शोषण प्रणाली यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई।
यही वह बोधिसत्व हो सकता है जो 2500 साल के बाद जम्बूद्वीप में फिर से उत्पन्न होंगे और ये धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने यह धम्म चक्र को गतिमान किया था। अब यह दिन बदलने का नहीं है। किसी बोधिसत्व में इतनी बड़ी तादाद में 3 शरणों में और 5 सिरों में प्रतिष्ठित नहीं कर सके। ऐसे अनेक पंढरपुर में निर्माण करूंगा जो टूटे हुए मनों को जोड़ेंगे, टूटे हुए लोगों के मन से जोड़ेंगे। जैसे अंग्रेज साम्राज्यवादी कमजोर होने लगे, वसाहती तो सभी कॉलोनियां छोड़कर जाने में मजबूरी हुई। इसीलिए मजबूरन वहां के सरकारों को हाथ में सत्ता का हस्तांतरण किए। इसी को आज़ादी कहलाई गई। आज़ादी तो आज़ादी होती है। आज़ादी तब होती है जब उत्पादन के सारे संसाधन लोगों के हाथ में होते। लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन सारे फसल का उत्पादन का उपयोग होता है। तब कहीं सही मायने में आज़ादी का जो रस चखने का काम वह जो धार्मिक सरकार होगी। ऐसे जितनी सारी ज़मीन जायदाद है और भी कल कारखाने हैं, अब सब राज्य के अधीन होंगे और राज्य की ज़मीन की, राज्य की सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन हो, जायदाद हो और कल कारखाने, सभी उनका जो फसल होता है लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वह लोगों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। अरे शोषण प्रक्रिया में शोषण विहीन समाज तक निर्माण करने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्तर पर लागू करें तो ही दुख विहीन, तो ही शोषण विहीन समाज को निर्माण कर पाएंगे। सही आज़ादी के फल तो तभी, आज़ादी का रस तो तभी चख पाएंगे। अभी तो यूं ही सारे विश्व स्तर पर जैसे अंग्रेज साम्राज्यवादी कमजोर हुए, तो इसका लाभ अलग अलग वहाँ के जो पूंजीपति थे, नेशनल जो पूंजीपति, जो राष्ट्रीय पूंजीपति थे, तो उन पूंजीपतियों ने जो वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय नाणय निधि और अन्य वित्तीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय, उनके साथ संपर्क किए, उनका कैपिटल वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किए, ताकि उनके ही प्रतिनिधियों के रूप में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आ जाती है, तो यहीं के आदमियों को चुन लेती है, अपना बनाती है और यहीं के दलालों के माध्यम से यहीं का कच्चा माल, यहीं का पक्का बना करके यहीं पर इतने यहाँ की बीज है, पानी है, ज़मीन है, जितना लूट खसोट करनी है, साम्राज्यवादियों ने 45 के बाद नया तरीका अपनाया। इसीलिए यह नववसाहतिक धोरण ऐसे कहा जाता है। ऐसी पॉलिसियां बना करके पूरी तीसरी दुनिया को नए तरीके से लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई और जो अंग्रेज साम्राज्यवादी कमजोर हुए और अपनी सत्ता अभी अलग अलग वहाँ के जो दलाल लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वहाँ उनको पकड़ करके उनके हाथों में सत्ता सौंप दी। जैसे कि यहाँ जो अलग अलग टाटा हो, बिरला हो या अन्य लोग हैं, उनके प्रतिनिधि, ये जो प्रतिनिधि कांग्रेस किया करती थी। इसीलिए कांग्रेस, यह इनके जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े सरमाएदार होते, बड़े बड़े ब्राह्मणवादी होते, ये ब्राह्मणवादी, वर्णवादी लोग, जातिवादी लोग, ना अन्य और भी ये पूंजीपति लोगों की नेतृत्व करने वाली यह राजनीतिक दल था कांग्रेस। इसीलिए महात्मा फुले वह जाति संस्था के खिलाफ की लड़ाई को तेज करना चाहते थे ना, इसलिए उन्होंने बड़ा उनका विश्लेषण कांग्रेस के विषय में बड़ा किया था। नहीं तो इन कांग्रेस वालों में क्या क्या नहीं महात्मा फुले के विषय में कहा। वो तो अंग्रेजों का हस्तक था, इसी रूप में कहा था। कांग्रेस वाले स्वयं कहते थे, स्वयं ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, लोग तो लोकमान्य कहते, वो तो कांग्रेस मान्य है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात को लेकर के, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है, वो लड़के लेके रखूंगा। कैसे भाई, जाति व्यवस्था को नष्ट करने का कोई अगर संकल्प करता है तो अलग बात है। फिर भी जब ऐसे बोलने वाला एक व्यक्ति जब बंद हो गए, जेल में गए, तो उनकी जमानत लेने के लिए अब महात्मा फुले ने जो स्वयं पहले ऐसे स्वयं जमानत ली। को किसने ली है? तब तो ये कांग्रेस वाले नहीं कहने की किसी की हिम्मत नहीं की, किसी ने हिम्मत भी नहीं की ये अंग्रेजों का हस्तक है करके। तब कहाँ गए? और उल्टी यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक की
उनका जो जुलूस निकाला था, ये किया था महात्मा फुले जी ने, ये किया था। तो भला स्वतंत्रता की जो जड़ें हैं, यहाँ जाति मुक्त, वर्ग मुक्त, यह किसी प्रकार के शोषण से मुक्त ऐसे समाज निर्माण हो तो सही मायने में वह आज़ादी समाज, आज़ादी के रस चखने वाला समाज। अब तो जैसे ऐसे करके जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इसी को पूंजीवादी संज्ञा में यह आज़ादी कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। अन्य लोग जैसे कि 15 अगस्त को यहाँ भारत की स्वतंत्रता मिली और 16 को पाकिस्तान को, दो देशों में अलग थलग हुआ। न जाने उस समय थर्ड साउंड पाकिस्तान में देखिए, बाबा साहब ने केवल एक तरफ महात्मा गांधी और अन्य विद्वान और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पढ़ के देखिए थर्ड साउंड पाकिस्तान में केवल एक अकेले बाबा साहब की बदौलत यह देश देश करके बना रहा। न जाने बाबा साहब नहीं होते तो कौन कहां होता पता नहीं। ये देश देश नहीं हो सकता था, केवल एक तरफ सारे देश के विद्वान और एक तरफ बाबा साहब। यह आग्रह है, इस आजादी के रस चखाने वालों में सबसे आग्रह है बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब। केवल अकेले बाबा साहब के बदौलत यह देश देश करके रहा। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पता नहीं कि इस देश के कितने टुकड़े होते और न जाने कैसे हालत होती। अच्छा हुआ कि बाबा साहब जैसा इस देश का यह अग्रणी जो उत्पन्न हुआ, जिसने ये आजादी के फल लोगों को कैसे प्राप्त हो, कैसे होने चाहिए, इसका सारा नक्शा खोला। यह आजादी अब जैसे जैसे जो योजना है, बाबा साहब ने इस पर बहुत गौर किया कि नियोजन जैसे हो, कैसे हो। जहां यह आजादी के फल आज तो 68 साल हो गए, 15 अगस्त 1947 को जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, केवल वहां से छोड़ करके कांग्रेस के हाथ में सत्ता है। उसके पहले भी, यहां आजादी के पहले भी 42 में जब युद्ध चल ही रहा था, वर्धा में आए थे बाबा साहब, कितनी भीड़। तब 1942 में जहां मजदूर के कानून, जो मजदूर मंत्री थे, कामगार मंत्री थे, तो मजदूर मंत्री होने के बाद न जाने विश्व में कितने 12-12 घंटे, 18-18 घंटे ड्यूटियां थी मजदूर की, अलग अलग कंपनियों में, कल कारखानों में। और बाबा साहब एक अकेले जैसे मजदूर मंत्री हुए ना, अरे एक तरफ बाबा साहब है ना, बोधिसत्व का चित्त है ना, बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा तीक्ष्ण होता है, बोधिसत्व का चित्त है। तो लगता है दुनिया को नहीं, ये 8 घंटे की ड्यूटी प्राप्त करने के लिए लोगों को खून बहाना पड़ा। और 1942 में एक अकेले बाबा साहब ने इस देश के सभी मजदूरों को आजादी के पहले ही 8 घंटे की ड्यूटी मजदूरों की होनी चाहिए, तब अंग्रेजों से ही पारित करवाई। एक बाबा साहब, कोई कांग्रेस वाला सामने नहीं आया। तो मजदूरों की लड़ाई का नेतृत्व बाबा साहब कैसे, कोई हो मजदूर होना जैसे कि जानवर के समान, वहां उनसे मेहनत ली जाती थी। अरे 8 घंटे ड्यूटी हो, तो बाबा साहब के केवल अकेले की बदौलत इस देश के सारे मजदूरों को 8 घंटे ड्यूटी बाबा साहब ने अंग्रेजों की तरफ से हक मांगा और वह कानूनन पारित किया। अब लोग तो यूं ही कहते हैं हमको आजादी, अरे आजादी के पहले ही चरण में। तो ये सीधी सरल सारे जीवन स्तर को बदलने की कोशिश, यह आजादी का रस है, कैसे चखेंगे। अब जैसे वैसे हस्तांतरण सत्ता का हुआ तो अच्छा हुआ कि वह जोगेंद्रनाथ मंडल जी जो और बाबा साहब, तो बाबा साहब को इस संविधान समिति में आने के लिए लड़ाई करनी, संघर्ष का, वो अच्छा हुआ कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी थे, वे आए। इसीलिए कम से कम उनकी पारंपरिक बुद्धिस्ट लोगों ने बाबा साहब को इधर संविधान समिति में भेजा। अच्छा हुआ कि ताकि कम से कम ये रस चखने को तो भी मिला। अगर बाबा साहब इस संविधान समिति में नहीं होते, न जाने 15 अगस्त ये 1947 में जो सत्तांतरण हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यह अंग्रेजों से जाकर के, गोरे अंग्रेजों से जाकर के ये काले अंग्रेजों के हाथ में, यह कांग्रेस, यह क्या मराठी शब्द है या हिंदी शब्द है या भारतीय शब्द है,
स्वयं डॉक्टर सर एलन हुम ने ही इसका निर्माण किया था। अरे ये तो लोग जाग जाएंगे, ये रिवोल्यूशनरी लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वाले, ये लोग लिबरेशन आर्मी वाले, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये ऐसे लोग, अरे ये तो बगावत करना चाहते हैं। तो इनके पूंजीवादी लोगों की नेतृत्व करने वाली ये कांग्रेस, तो इसको हाथ में पकड़े। तो डॉक्टर सर एलन हुम ने, ये इसी ने तो, इसी के सही मायने में इसी ने तो हलचले किए कांग्रेस का निर्माण करने के लिए। इसीलिए यह तो बात महात्मा फूले जी ने उस वक्त खूब जाना मराठी में। इसलिए कांग्रेस की परिभाषा बड़े सीधे और सरल शब्दों में वे करते थे। कांग्रेस की परिभाषा उसमें मराठी शब्दों में ये इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस क्या है, मराठी में कहते हैं सेठाळ लेल्या भटाळ लेल्या उडाण टप्पू पोरांची संघटना म्हणजे कांग्रेस। कैसे मूल्यांकन है, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये सेठजी और भटजियों की संगठना है। यहां ब्राह्मणेतर बहुजन समाज की नहीं, कैसे पहचान पाए? महात्मा फुले जी जो ब्राह्मणेतर ब्राह्मणवादी लोगों के खिलाफ में जो लड़ाई उन्होंने छेड़ी, सही आजादी की लड़ाई वो थी जो फुले, ये शाहू, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामस्वामी नायकर जी, ये सारी जो ब्राह्मणवाद विरोधी लड़ाई करने की प्रक्रिया से जो गुजरे, यह वर्ग और जातियों के खिलाफ की लड़ाई, ये असली आज़ादी की लड़ाई, असली आज़ादी की लड़ाई। तो बाबा साहब अच्छे हुए आए। ये सत्ता के हस्तांतरण में, जब 15 अगस्त 1947 में ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ, केवल यही बदलाव हुआ, केवल यही। ये अंग्रेज गोरे सत्ताधारी थे ना, अब ये काले आ गए, वही कांग्रेस वाले आ गए। अब जो राष्ट्रीय नेशनलाइज ये बात होती है, बात शब्दों के लिए होता है। क्या होता है राष्ट्र? अभी बाबा साहब ने बार बार ये राष्ट्र अभी तक हुआ ही नहीं। जैसे कि वन कास्ट वन नेशन, एक जात एक राष्ट्र के समान होती है। एक जात दूसरे जात में बदल ही नहीं सकती। कैसी जाति व्यवस्था, कैसा शोषण। जब तक एक बार ऐसे ही इस आज़ादी की लड़ाई में बाबा साहब अभ्यास कर रहे थे लंदन में, बाबा साहब अभ्यास कर रहे थे, तो इधर बहुत ये लाला जी लजपत राय जी, आज़ादी का आंदोलन, लाला जी लजपत राय मिले बाबा साहब को। तो बाबा साहब तो अभ्यास कर रहे हैं। देखिए अंबेडकर, आज़ाद देश के आज़ादी की लड़ाई जारी है और आप जैसे विद्वानों ने इस आज़ादी के इस जंग में पढ़ना चाहिए। लाला जी लजपत राय जी, हाँ ठीक है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ताकि पढ़ाई इसलिए कर रही थी कि समाज व्यवस्था को जड़ से कैसे बदला जाए, जड़ से यहाँ आज़ादी, जो सभी किस्म की जो विषमताएं हैं, सभी प्रकार की खामियां इस समाज की कैसे दूर करे, सही मायने में समाज, आज़ाद समाज कैसे स्थापन हो, स्वतंत्रता सही मायने में कैसी हो, बाबा साहब जानना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते थे। हाँ मैं आऊंगा। लेकिन अब देखते देखते जैसे 1930 में ही जो आंदोलन चला, ये साइमन कमीशन आया, बाबा साहब ने ऐसे तैसे करके अंग्रेजों से, ये आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग जिन्हें कहते हैं, ये तो प्रमुख रूप से ब्राह्मणवादी लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, जानबूझकर वनवास दिया ना, जंगलों में भेज दिया। यही हर गए जंगलों में। प्राचीन काल के बुद्धिस्ट लोग थे, जंगलों में भी भर रहे, वो तो आदिवासी कहलाए गए। मूल निवासी जो है, यहां तक ये और अनुसूचित जाति और ये जनजाति वाले लोगों को ये साइमन कमीशन द्वारा इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सहूलियतें दी, आरक्षण दिया गया था। अब न जाने कैसे रिवोल्यूशनरी कहेंगे, पता नहीं। ये स्वयं हिंदुस्तान लिबरेशन पार्टी, यह जो राजगुरु थे, सुखदेव थे, महाराष्ट्र के भगत सिंह जी थे, न जाने इन लोगों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों का है। अरे लेकिन उसमें है क्या था, यहां तक कि कांग्रेस वालों ने भी विरोध किया और साइमन कमीशन वापिस जाइए, इस तरीके का। बाबा साहब ये सोच रहे, ये स्वयं को रिवोल्यूशनरी कहने वाले लोग, क्रांतिकारी कहने वाले लोग, ये समझ क्यों नहीं पाते हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कैसे रिवोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे ऐसे शोषण विहीन समाज कैसे निर्माण करेंगे। अरे ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये साइमन कमीशन हो रहा है, उनको ये भी बात नहीं, लेकिन ये अंग्रेजों का है इसलिए विरोध करना है। अरे न जाने लोग और भी इतना विरोध किए थे और
साइमन कमीशन के खिलाफ बाबा साहब चिंता में पड़ गए थे कि अरे किससे क्रांति है, क्रांति कौन सी ऐसी, और जो जड़े समझ नहीं पाएंगे तो ये लोग क्रांति कैसे करेंगे। इसीलिए उनकी निंदा नहीं, लेकिन आजादी की बात को बाबा साहब खूब खूबी से जानते हैं। और जहां इंग्लैंड में ही, लंदन में ही, जहां अलग अलग जो सभाएं चली, उसमें अलग अलग गोलमेज परिषद हुई, तो बाबा साहब वो तो स्वयं गांधी जी भी कहने लगे, अरे मैं ही हूं, अछूतों का लीडर मैं भी हूं, मैं ही हूं, ऐसे दावा। देखते देखते जैसे बाबा साहब खड़े हुए, और बाबा साहब जैसे खड़े हुए तो लोगों को लगा, यहां तक कि जो रिवोल्यूशनरी जो लोग थे उनसे कठिनाई नहीं हुई, लेकिन बाबा साहब जब उठे और कहने लगे, अब ये आज स्थिति नहीं रही कि अंग्रेज राज करेंगे और हम पर उनका सुनते रहेंगे, हम अपना देखेंगे, स्वयं देखेंगे, ये स्थिति नहीं रही, हम स्वयं अपना देखेंगे। जब ऐसे कहने लगे, यही यहां अलग अलग लोगों ने, जहां स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जो अलग अलग संस्थान थे अलग अलग, जो संस्थानों को लेकर के यहां किसको वोटिंग पावर किसको होना चाहिए। बाबा साहब ने न जाने तब तक विनय पिटक, सुत्त पिटक जो पढ़े थे, जो विनय पिटक का आधार को लेते हुए भगवान की लोकशाही किस रूप से है, भिक्षु संघ की ये जनवाद की प्रक्रिया वैज्ञानिक कैसी है, ये तो बाबा साहब ने खूब खूबी से पढ़ा था। इसलिए बाबा साहब उस पर गौर करते हुए, जब वोटिंग का किसको वोटिंग हो, स्टेट्स एंड ये स्टेट्स जो संस्थान है और अल्पसंख्यक, उनका ये पॉलिसी कैसे हो जानी चाहिए। तो बाबा साहब ने वहां पर कहा कि अलग अलग जहां जहां जिनके पास पूंजी है, जहां जहां संस्थान थे, संस्थानों में जितने जितने पूंजीपति थे, ये कैपिटलिस्ट लोग थे या और भी जो ऊंचे जाति के लोग थे, उनको ये वोटिंग का अधिकार मिलने वाला था। और गांधी ने और कांग्रेस ने यही बात स्पष्ट की थी। बाबा साहब खड़े हुए और कहने लगे, चाहे वो टाटा बिरला हो या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई एक आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हाँ कोई हो, लेकिन एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। तो बाबा साहब ने, अरे लोगों को तो वोट के अधिकार के लिए खून बहाना पड़ा, हाँ खून बहाना पड़ा, लेकिन अकेले बाबा साहब ने, ये कांग्रेस के खिलाफ भी, इस देश की आजादी की सही मायने में लड़ाई, वोट का पावर अकेले बाबा साहब ने दिया, इस देश के सारी जनता को दिया, सारी जनता को दिए। कोई हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई ऊंची जाति वाला हो या नीची जाति वाला हो, क्या फर्क पड़ता है, सबको वोट का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब है। कितना ऋण है बाबा साहब का, व्यक्ति की आजादी की जड़ों को पहचान करके यह जड़ों को हस्तांतरित करने वाला, देने वाला। अरे न जाने खून बहाना पड़ा लोगों को इस वोट के अधिकार के लिए। स्वयं कांग्रेस में विरोध थी उस समय, जो बाबा साहब ने इस देश के एक एक नागरिक को प्रदान किया। कितना उपकार है, कितने कृतज्ञता का भाव मन में आना चाहिए बाबा साहब के विषय में, ताकि इस देश की जनता के एक एक व्यक्ति को, कोई हो, किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसको वोट का पावर दिया, अधिकार दिया। 33 करोड़ जितनी सारी देवी देवताएं उतर गई, फिर भी कोई न्याय नहीं हुआ, न्याय किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब यह युग पुरुष, द्वितीय बुद्ध शासन का यह शिल्पकार है, जड़ों को मजबूत करने वाला है। सही आजादी के ये जो फल है ना, रस चखवाने के लिए उनका जन्म हुआ। इसीलिए कोई घटना हो, कोई संविधान हो, जब देश को ऐसे आजादी मिली, तो आजादी के फल, उसके फलों का रस सबको मिलना चाहिए। बाबा साहब की धारणा, सबको मिलना चाहिए। कैसे मिले, कैसे मिल पाए? अगर संविधान की 21 इस कलम के आधार पर अगर मान लिए, पहले जब यह सारी जमीन जायदाद हो या कल कारखाने हो, स्टेट के अधीन हो जाना चाहिए। बाबा साहब की जो धारणा है, स्टेट सोशलिज्म, स्टेट राज्य समाजवाद, यानी सारी जमीन जायदाद हो या कल कारखाने हो, राज्य के अधीन हो जाना चाहिए। ये नियोजन बाबा साहब ने, इसलिए बार बार उनको कानूनन मंत्री कह दिया है, पहला कानूनन मंत्री बना दिया गया है। तो बाबा साहब को ये धारणा थी कि यहां स्टेट की जितनी सारी
संपत्ति है। ये जमीन हो, कल कारखाने हो, यह स्टेट के अधीन होना चाहिए, ताकि यहाँ की जितनी सारी फसल, जितना सारा जो उत्पादन होगा, यह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सबके लिए लाभदायी हो। यही वह बोधिसत्व हो सकता है जो 2500 साल के बाद जम्बूद्वीप में फिर से उत्पन्न होंगे और ये धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने यह धम्म चक्र को गतिमान किया था। अब यह दिन बदलने का नहीं है। किसी बोधिसत्व ने इतनी बड़ी तादाद में 3 शरणों में और 5 सिरों में प्रतिष्ठित नहीं कर सके। ऐसे अनेक पंढरपुर में निर्माण करूंगा जो टूटे हुए मनों को जोड़ेंगे, टूटे हुए लोगों के मन को जोड़ेंगे। तो वह अगर कोई संविधान जो ठीक नहीं भी है, अगर अमल करने वाले ठीक हो तो अच्छा हो। अगर कोई कितना भी अच्छा संविधान हो, उसका अमल करने वाला कोई नहीं है, तो वह तब्दीलियां नहीं ला सकते, शोषण विहीन समाज व्यवस्था को निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब ने जैसे यह सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बाबा साहब ने दिमाग के यही बात चली कि यह सत्ता का उपयोग, सत्ता का उपभोग करने वाले यहाँ के जो पूंजीवादी लोग हैं, यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग हैं। इसीलिए बाबा साहब के शब्दों में यह जनवाद है, यह लोकशाही है। बाबा साहब ने बड़े मेहनत से की ना, बड़े मेहनत से की। तो इसीलिए यह जो संविधान समिति बनानी थी, चौतरफा विरोध हुआ। लेकिन जैसे प्रकृति ने, जैसे निसर्ग ने, जैसे बाबा साहब पर ही जिम्मेदारी दी हो, चौतरफा विरोध हुआ। और इसी तरह बाबा साहब इस नए युग के नए शिल्पकार बने। जो बाबा साहब ने आज़ादी के रस को कैसे चखना चाहिए, कैसे चखना चाहिए, मात्रा कैसे ले जानी चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अब वो डॉक्टरों के डॉक्टर थे, राजनीतिज्ञ थे, मनोवैज्ञानिक थे, जो मानस के अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मानस को जानते थे, मानस को पहचानते थे। तो किस व्यक्ति का कैसे, किस प्रकार का मानस है, इसी प्रकार यह जाति जाति के बीच की यह दरार है, उसको कैसे खत्म कर दिया जाए, ताकि सारा मानव टूटा हुआ इंसान जोड़ने की दवा, तो सही मायने में आज़ादी के फल चखने की यह क्षमता प्राप्त करेंगे। 1947 में यह सत्तांतरण हुआ, आज़ादी जो मिली, जो यहाँ के ज़्यादातर पूंजीवादी लोग और ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में सत्ता आई। ये तो जैसे पहले चुनाव हुआ तो वही नक्शा तो साफ हुआ, पूरा नक्शा साफ हुआ कि आज़ादी किसके लिए थी, कैसे थी, क्यों थी। बड़ी मेहनत के साथ में ये तो बात सही है कि आज़ादी के लिए, अपने सत्ता के लिए लोग तो यूं ही कोई लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन उनको क्या पता था कि ये विश्व स्तर पर अंग्रेज साम्राज्यवादी कमजोर हुए और नए तरीके से ये साम्राज्यवादी लोग नए किस्म का शोषण शुरू करें। और वह भी 1945 के बाद सारे विश्व में ये प्रक्रिया शुरू हुई और नए स्तर का शोषण शुरू हुआ, जिसे अलग अलग नई साम्राज्यवादी शक्तियां सामने आने लगी। और इसी तरह आज भी नए तरीके से, आज तो कंप्यूटर युग चल रहा है और न जाने शोषण के अलग अलग तरीके इतने बदले, तो प्रत्यक्ष रूप से अब न जाने यह सत्ता के संदर्भ में, आज़ादी के संदर्भ में आज़ादी की सुरक्षा क्या है, न जाने अलग अलग तौर से सांप्रदायिक होड़ में यहाँ स्वयं पूंजीवादी लगवा देते हैं। पूंजीवादी स्वयं यह सत्ताधारी लोगों के बीच में ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको उनकी सत्ता को बरकरार रखना है। अब यहां तक कि जो स्वयं पूंजीवादी ताकत है और ये ब्राह्मणवादी ताकत है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के, आज़ादी के फल के रस को चखने नहीं दे पा रहे हैं।
और वो इसीलिए अलग अलग कंपनियों को दलाल बन करके, अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल बन करके यहाँ कच्चा माल और सस्ता चिप मजदूर, यहाँ तो कितनी मानव की ताकत, कितनी मनुष्यता की ताकत है यहाँ पर। न जाने कितने सारे प्लांट है, जमीन हो, जंगल हो या और पानी हो, कहाँ एक भी तो कोई नाला शुद्ध है, कोई नदी शुद्ध है। जितनी सारी ऐसी गलत गलत जो ऐसे रासायनिक जो दूषित करने वाली, पानी का दूषित करने वाली इतनी कंपनियां आई, सारी गंदगी फैला दी, सारा वातावरण क्लाइमेट कितना गंदा बना दिया। तो ये है जो आज़ादी के सही मायने में नेतृत्व करने वाले अगर ये लोग होते तो इसका परिणाम इतना नहीं आता। अब 10 साल, अभी 5 साल जाएंगे तो आपको केवल शुद्ध पानी बिस्लरी का पीना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं खुले होटल में पी नहीं सकेंगे। शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा? कोई तालाब नहीं या कोई नदी ऐसी बची नहीं रही जो शुद्धिकरण जहां होता है। एक जंगल इतने तोड़ करके उन्हीं लोगों ने तोड़े, और न जाने कितने सारे लीज पर दे करके जंगल लूटने वाले वही लोग हैं जो सत्ता की नाड़ियां जिनके हाथों में है। हाँ, तो हर साल 5 साल के बाद सत्ता बदलती है, और न जाने जिस होड़ में, मैदान में यही पूंजीवादी, यही ब्राह्मणवादी लोग, बस इन्हीं के बीच में टसल होती है, और यही ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी खेमे में ऐसे हाथ मिला जुला करके ये आज़ादी के फल वही चख रहे हैं। सही मायने में यह जनता तक, आम सामान्य जनता तक फलों का रस चखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, तो यूं ही मनुष्य अब जब ऐसे खतरा आ जाता है, जीवन जीने के तरीके में ही खतरा आ जाता है, तो न जाने यूं ही इधर हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऐसे सांप्रदायिक तनावों को निर्माण करने का काम यही सत्ताधारी करते हैं। बाबा साहब ने इसीलिए इन स्पष्ट शब्दों में कहा, ये पूंजीवादी और ये ब्राह्मणवादी ये दुश्मन है इस देश के लोगों के। अब ये जनवाद है, और बाबा साहब का ये कहना था कि जैसे यह जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो निर्माण, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विसर्जित करके इस प्रजा की सत्ता को, इस रिपब्लिकन डे को, यह यहाँ जो सत्ता शुरू हुई, संविधान शुरू हुआ, तो सही मायने में आजादी के रस चखना आरंभ हुआ, क्योंकि अमल हुआ पुरातन मनुस्मृति का कायदा। नहीं तो 15 अगस्त 1947 में जब हस्तांतरण हुआ तो मनु का ही कायदा चल रहा था, हम मनु का ही। सही मायने में भगवान बुद्ध की जनवादी बातों को स्थापित करने की बात 26 जनवरी 1950 में हुई, तब यह कानून, नया कानून इस देश में शुरू हुआ। आजादी का जो रस है ना, पहली बार चखने का यही दिन था, 26 जनवरी 1950। तब तो यह मनु का ही कानून चल रहा था। न जाने उस समय में ये इंटरिम पीरियड है ना, उस 15 अगस्त 47 से लेकर यहाँ 26 जनवरी 1950 तक ये जो इंटरिम पीरियड था, लॉर्ड माउंटबेटन ने न जाने कैसे मोड़ लेने का, उन्हीं के जो अर्थशास्त्री वहाँ लोगों को लेकर के आए, और न जाने ये जो नियोजन है ना, जो अलग अलग पुरातन, अलग अलग अभी भी आसाम की जो बगीचे हैं, अभी भी वो लिप्टन टी के अभी भी उनके कब्जे में है। क्यों भाई, अभी भी अंग्रेजों के कब्जे में क्यों? अरे तो आज़ाद तो हो गए हम लोग। तो भला आज़ादी की जो जड़ें हैं समझ पाने में आम जनता कैसे समझ पाएगी कि क्या आज़ादी होती है, कैसे आज़ादी का रस चखा जाता है? तो प्रत्यक्ष रूप से लूट खसोट तक बंद हो गई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उनकी कंपनियां, यहाँ उनकी वित्तीय कंपनियां जो पैसा देने वाली, कर्जा देने वाली, और न जाने एक एक व्यक्ति पर कितना कर्जा हुआ पता है? कितना पता है? न जाने जो लोग इस स्वतंत्रता के पक्षधर है, आजादी के पक्षधर है, वो तो यूं ही भूल गए। अरे अंधेपन में किसको आजादी कहे, किसको स्वतंत्रता कहे? क्या सत्ता के हस्तांतरण को? केवल एक देश की बात नहीं रही, सभी देशों में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवादी कमजोर हुए, सारे विश्व स्तर पर यह बदलाव आ गया। सत्ता का हस्तांतरण साम्राज्यवादी को करना ही पड़ा। अब तो लोगों तो यूं ही आजादी आजादी कहने लगे।
ये तो सत्ता का हस्तांतरण हो। केवल सत्ता का हस्तांतरण ही कहना चाहिए कि आज़ादी होती। आज़ादी तभी होती जो सभी प्रकार के शोषण की सारी लूट खसोट वाली पद्धतियां बंद हो। मनुष्य है और मनुष्य के समान मनुष्य को ऐसे जीना आ जाना चाहिए ताकि एक दूसरे का कोई लूट खसोट नहीं कर सके, एक दूसरे पर अन्याय नहीं कर सके। अरे मनुष्य है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इन बातों को समझ पाते। चाहे अपने आप को हिंदू कहलवाने वाले, बौद्ध कहने वाले, ये जैन या ईसाई या सिख हो, किसी संप्रदाय को क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मनुष्य है, प्रथम मनुष्य है, प्रथम भारतीय है और अंत में भी भारतीय। बाबा साहब है ना, सही मायने में यह प्रत्यक्ष व्यवहार में आएगा बाबा साहब ने। इसीलिए यह आज़ादी का रस तब चख पाएंगे जब यह जो बाबा साहब ने संविधान की जो पहला पृष्ठ खोल करके देखे ना, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव, ये चारों शब्द ऐसे हैं जो कि सारी प्रकार की, सभी प्रकार की शोषण प्रणालियां खत्म करके ऐसा समाज निर्माण हो जो कि न्याय की बात, जो स्वतंत्रता की बात, समता की बात, बंधुता की बात कायम हो, स्थित हो, जिससे एक दूसरे का शोषण कम हो, दुख विहीन समाज निर्माण हो। सही मायने में आज़ादी का लोग आज़ादी के रस चख पाएंगे। ऐसा समाज निर्माण हो ताकि यह इतनी सारी योजनाएं चल रही है। अभी जैसे इस देश के प्रधानमंत्री वही 15 अगस्त को कहने लगे थे, उसे 26 जनवरी को कहने लगे थे, उसी समय बाबा साहब ने नियोजन, ये तो जड़ है इस देश की, और नियोजन इस खाते को ही वहां पर छुट्टी लगा दी, उसको कट करवा दिया है। क्यों भाई, क्या बात है? अरे जो जड़े है देश की, यह नियोजन ऐसा हो कि यहाँ की जमीन और यहाँ के पूरे कारखाने राज्य के अधीन हो, तब कहीं इस देश के लोगों की हालत सुधरेगी। सभी प्रकार की जितनी सारी फसल है, लोगों के हितों के लिए, सुखों के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वह खर्च हो, अन्न हो, वस्त्र हो, निवारा हो, और जो कि शिक्षा हो या दवाइयाँ हो, सारी प्रकार की यह जिम्मेदारी स्वयं सरकार ने उठानी चाहिए। सही मायने में स्टेट सोशलिज्म, बाबा साहब की कॉन्सेप्ट, ये जब तक के अमल में नहीं लाते हो, हमारे इस देश का सही मायने में आज़ादी का रस चख नहीं पाएंगे। कितने बाबा साहब को याद करेंगे, ताकि आज़ादी के रस को कैसे मात्रा लेने की, ये मात्रा किसी ने नहीं सिखवाई, यह बाबा साहब ने सिखवाई। इसीलिए जब तक के यह पूंजीवाद का और यह ब्राह्मणवाद का खात्मा नहीं होता, यह तब तक को स्वतंत्रता की यह जो जितनी सारी रसगुल्ले हैं ना, वो चखने को आपको नहीं मिलेंगे। इस जो 15 अगस्त 1947 में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण क्यों नहीं, लेकिन तो हुआ तो सही। ये गोरे अंग्रेज जा करके काले अंग्रेज आ गए, बस इतना ही फर्क रहा। अब तो काले भी तो लूट ही रहे ना, न जाने हर दिन नाम गांव सब बदल करके। अभी तो लूट खसोट तो उसी प्रकार की है। अभी तो अन्याय अत्याचार जो दबे हुए कुचले लोगों पर अभी भी चल रहा है। क्या बदलाव आया है, कैसे बदलाव? ये तो आया है जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। जड़ से बाबा साहब ने जो जड़ से बातें बताई हैं, वह जब तक के इसका अमल नहीं होता, पूंजीपतियों के और ये ब्राह्मणवादियों के शोषण से यह जब तक समाज, सारा बहुजन समाज मुक्त नहीं होता, तो सही मायने आज़ादी के यह रस, यह फल का रस चख नहीं पाएंगे। इसीलिए सभी इस देश के नागरिकों को आह्वान करते हैं कि स्वतंत्रता की ये वैज्ञानिक बातों को जड़ से समझे, ताकि इस सत्ता के हस्तांतरण को आज़ादी समझ बैठे ना, तो मिथ्या धारणाएं और भी पनपेगी, और भी मिथ्या धारणाएं पनपेगी। सही में जहां बाबा साहब ने जो 26 नवंबर 1949 में इस देश को ये नया संविधान बहाल किया, न जाने देश के लोग ऐसे कौन से, उसी दिन वहां पर जो बंबई में घटना हुई 26 नवंबर बम ब्लास्ट, लोग यूं ही कहते इसने किया, लेकिन ये सांप्रदायिक
तनाव निर्माण करके लोगों का जो ख्याल है ना, लोगों का वो नजरें इधर उधर भिड़ाने की कोशिश में लगे हुए रहते और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये स्वयं सत्ताधारियों का हाथ होता है, ये ब्राह्मणवादियों का हाथ होता है। हाँ, होता है। इसीलिए आजादी के यह सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया को जान नहीं पाएंगे तो आजादी के यह फल चख नहीं पाएंगे। बाबा साहब तो सही मायने में आजादी के शिल्पकार, जो 1942 में मजदूर मंत्री थे, उन्होंने एक व्यक्ति एक मूल्य और एक ये वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने स्वयं दिया। और यह संविधान में भी जो एक तरफ कांग्रेस, हाँ, और दूसरी तरफ बाबा साहब का ही पलड़ा भारी रहा। इसी तरह बाबा साहब ने देश के लोगों को, यह हर एक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या हवाई जहाज में उड़ रहा हो, बंगले में रह रहा हो, सबको एक मत का यह अधिकार दिया है। अब यही जनवाद की जड़ें जिसने यह मजबूत की और लोगों का सही मायने में यह रस चखने का, आज़ादी के रस चखने की जड़ें बाबा साहब ने दी। इसलिए बाबा साहब का इस देश पर खूब ऋण है, बड़ा ऋण है। खूब समझे इस बात को और सच्चे दिल से सही आज़ादी जो शोषण विहीन समाज निर्माण हो। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद जब तक उनकी जड़ें खत्म नहीं कर सकते तो आज़ादी का रस नहीं चखेंगे, नहीं चख पाएंगे। खूब मंगल हो सभी देशवासियों, सभी संप्रदायों के सभी नागरिकों। आओ, जो ब्राह्मणवाद है और पूंजीवाद है, इनकी सफाई करो और जनवाद, जो लोकशाही, जो जनवाद जिसे कहते हैं, एक दूसरे, कोई व्यक्ति किसी पर अन्याय ना करे, जुल्म ना करे, एक दूसरे के ऐसे बंधुभाव स्थापित हो, ऐसा जनवाद खूब उभरे, खूब स्थापित हो, सारे विश्व में फैले, यह खूब फैले, खूब मंगल हो। आज़ादी के यह अवसर पर 15 अगस्त 1947 पे जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, 68 साल हुए। अभी धीरे धीरे यह आज़ादी बूढ़ी होने जा रही है। अब 68 साल से हो चुके, पता नहीं आगे चल करके क्या हो सकता है, क्योंकि न जाने ये ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी लोग हाथ में हाथ मिला करके लोगों को किस गुमराह, कैसे सांप्रदायिक तनाव में स्वयं सांप्रदायिक तनाव निर्माण करते हुए लोगों को ऐसे बांटते और राज करते हैं। अंग्रेज भी वही काम करते थे और ये काले अंग्रेज वही भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पूंजीवादी हो या कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो। एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। यह जो राजनीतिक दल अभी मौजूद है, अभी ये राजनीति, कोई कभी बीजेपी सत्ता पर आती है, कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आती है, तो ये कोई ऐसे समता मूलक समाज को निर्माण करेगी, ये भ्रम पूरा निकाला जाए। कोई यह पार्टियां कोई शोषण विहीन, दुखविहीन समाज को निर्माण करने वाली नहीं है। ये केवल यहाँ के ब्राह्मणवादियों का, पूंजीवादियों का नेतृत्व करते हुए उनकी सुरक्षा की बात कहने जा रहे हैं। इसलिए जहां जहां भी देश का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है ना, तो वहां जाकर के अलग अलग पूंजीपतियों को ले जाकर के उनकी जो कंपनियां, उनका कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। और क्या हो रहा है? ये पूंजीपतियों का और पूंजीवादियों का और ब्राह्मणवादियों का नेतृत्व करने वाली जो सत्ताधारी जो संगठन है, वही सत्ता पर कब्जा पाती है। और न जाने कितनी सारी, वही जो पैसों का सारा प्रचार प्रसार, जितनी सारी मीडिया है, उनके लिए काम करती है, यही काम करती है, क्योंकि उनका हित समाया हुआ रहता है। इसीलिए यही जाति प्रथा के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ और पूंजीवाद के खिलाफ ऐसी सच्ची लड़ाई इस देश में ऐसे अग्रसर नहीं होगी और ऐसे समतामूलक समाज उत्पन्न निर्माण नहीं होगा। सारे देश की जमीन और पूंजीपति, जितनी सारी कल कारखाने, सभी ये सत्ता के अधीन होंगे, राज्य के अधीन होंगे और तब सारी जितनी सारी फसल है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उसके जो सारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे राज्य समाजवाद स्थापित करेंगे ताकि एक दूसरी सभी प्रकार के शोषण की सारी प्रक्रिया को खात्मा कर देंगे, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को खत्म कर देंगे। तो ही सही मायने में मनुष्य की, मानव जीवन की ऐसे आज़ादी स्थापित होगी और सभी ऐसे बंधुभाव के आधार पर, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव के आधार पर ऐसी समाज व्यवस्था कायम हो, ऐसे आज़ादी सारे विश्व में फैले। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। ये 68 साल की ऐसे बूढ़ी होती हुई आज़ादी को और भी उसको याद करते हुए, उस सत्ता को याद करते हुए, अपनी ऐसे मानव की
यह सत्ता कायम करके आज़ादी के रस चखेंगे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सुखी मंगल।